हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वेव ऑप्टिक्स का और ये हमारे क्रैश कोर्स का डे 34 है। और आज के लेक्चर में हम वेव ऑप्टिक्स की थ्योरी और उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और ये हमारे वेव ऑप्टिक्स का पार्ट 1 रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डिस्क्लेमर है और यहाँ पे जेई मेंस का ट्रेंड एनालिसिस गिवन है। यानी कि इस स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि वेव ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है उसका वेटेज जेई मेंस में कितना रहा है लास्ट 5 इयर्स में। तो कितना है 2.3%। ठीक है। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो जेई मेंस का जो पिछले 5 सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं उसका ईयरली डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहा है। मतलब जैसे कि अगर आप देखें कि 2024 में एक क्वेश्चन आया है और किस टॉपिक से वो कवर हुआ है, उसके अंदर आपको क्या कॉन्सेप्ट्स को आपको आना चाहिए था जिससे आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या था और उसके लिए कौन-सा जो एरिया है, जो बुक में आपके कौन-सा टॉपिक है जिस पे आपको फ़ोकस रखना चाहिए। ठीक है? ऐसे ही जो है वो लास्ट 5 इयर्स में कितने को नंबर ऑफ क्वेश्चन्स आए हैं, क्या उनका डिफ़िकल्टी लेवल रहा है, वो यहाँ पे ईयरली डिस्ट्रीब्यूशन की स्लाइड के अंदर आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो अभी हम मूव करते हैं अपने लेक्चर पे। तो ये हमारे आज के लेक्चर का इंडेक्स है। हम स्टार्ट करेंगे वेव फ्रंट से। हम सबसे पहले देखेंगे कि वेव फ्रंट क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और वो कैसे फ़ॉर्म होता है, यानी कि वो किस तरीके से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है। वो सारी चीज़ें हम समझेंगे वेव फ्रंट के अंदर। उसके बाद हम मूव करेंगे हाइगन्स प्रिंसिपल पे, कि हाइगन्स प्रिंसिपल क्या कहता है और वो कैसे वेव फ्रंट को वेव्स से रिलेट करता है और कैसे हमको पूरा वेव ऑप्टिक्स का जो बेस है, वो हमको हाइगन्स प्रिंसिपल से कैसे समझ में आता है, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम कोहेरेंट सोर्सेज़ की बात करेंगे। कोहेरेंट सोर्सेज़ जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो अगले टॉपिक्स हैं उनको समझने के लिए, जैसे कि इंटरफेरेंस जो है, यानी कि 2 वेव्स का सुपरपोज़िशन कैसे होता है। तो वो वाली जो चीज़ें हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन या और भी जो वेव ऑप्टिक्स के टॉपिक है, उनको समझने के लिए कोहेरेंट सोर्स जो है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को। उसके बाद हम इंटरफेरेंस के अंदर कुछ कंडीशंस होती है कि कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, कब हमको ब्राइट स्पॉट्स दिखेंगे स्क्रीन पे, उसकी क्या कंडीशंस होगी वो हम समझेंगे। उसके बाद हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशंस होती है, कहाँ पे मिनिमम लाइट हमको दिखाई देगी स्क्रीन पे, उसके लिए क्या कंडीशंस होगी, वो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहला जो है वो है कि वेव ऑप्टिक्स का बेसिक क्या होता है। तो जो हमारा हाइगन्स प्रिंसिपल है, उसने क्या अज्यूम किया था, उसने बताया था कि जो लाइट है वो एक एनर्जी की एक फॉर्म है, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करती है। किसके अंदर? एक हाइपोथेटिकल मीडियम हाइगन ने कंसीडर किया था जिसका नाम है ईथर। ठीक है? तो बाद में जाके ये वाला जो एक पॉइंट है कि एक हाइपोथेटिकल मीडियम है जिसके अंदर वेव जो है वो ट्रैवल कर रही होती है और वेव जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म है। लेकिन जो हाइपोथेटिकल मीडियम वाली बातें हुई है वो एक पॉइंट है जो प्रूफ नहीं हो पाया था बाद में जाके। लेकिन जब हाइगन्स ने अपना प्रिंसिपल दिया था या पूरी वेव ऑप्टिक्स की थ्योरी दी थी, तब उसने ये जो पूरी चीज़ें कंसीडर की थी कि ऐसे-ऐसे वेव फ्रंट्स होंगे, फिर वेवलेट्स होंगी, वो उसने एक हाइपोथेटिकल मीडियम को कंसीडर करके दिया था। उस हाइपोथेटिकल मीडियम का नाम है हमारा ईथर। तो अब थोड़ी और बात करेंगे इस पॉइंट पे। ये है कि ये वाला जो मीडियम होता है जिसको ईथर जो है हाइपोथेटिकल मीडियम एक कंसीडर किया है, ये चारों तरफ फैला हुआ है। ये एक बहुत ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, बहुत एक्सट्रीमली लाइट होता है और एक इलास्टिक मीडियम होता है। यानी कि एक आइडियल फ्लूइड की तरह बिहेव करता है, जिसके अंदर वेव्स जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करती है। ठीक है? उसके बाद पॉइंट है कि जो लाइट वेव्स है, वो एनर्जी को तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करवाती है, साथ में मोमेंटम को भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है प्रोपेगेशन के थ्रू मोमेंटम भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करता है। उसके बाद ये है कि जो मेरे लाइट है उसकी स्पीड जो होती है फ्री स्पेस के अंदर वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है और ये मैक्सिमम स्पीड होती है लाइट की, जो सिर्फ स्पेस यानी कि वैक्यूम में ही है। अगर हम स्पीड की बात करें कि वो वेरी करती है, लाइट की जो स्पीड है अगर हम उसकी बात करें तो वो वेरी करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। तो आप सपोज़ करो कि अगर लाइट वेव जो है वो किसी एक पर्टिकुलर मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रही है, तो वो
उसकी जो स्पीड है वो या तो इंक्रीज कर जाती है या वो डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, इंक्रीज वो 3 × 10⁸ से ज़्यादा नहीं कर सकती क्योंकि वो उसकी मैक्सिमम लिमिट है। कंपैरेटिवली मेरा बोलने का मतलब है कि वो कम हो जाती है या वो ज़्यादा हो जाती है एक दूसरे से, यानी कि किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है वो डिपेंड कर रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। तो अगर हमारे पास एक मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम है, यानी कि वो क्या है, एक रेयर टाइप ऑफ मीडियम है, तो उस केस में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। किससे कंपेयर कर रही हूँ मैं? एक ऐसे मीडियम से जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो बहुत डेंस मीडियम है। तो उस केस में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो बहुत लो हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया कि जो हाइगन था उसने एक हाइपोथेटिकल मीडियम कंसीडर किया था जिसके अंदर वेव जो है वो ट्रैवल कर रही है। वेव जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो मोमेंटम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करवाती है। ठीक है, और जो मेरी वेव की स्पीड होती है वो स्पेस के अंदर, वैक्यूम के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन वो वेरी करती है डिफरेंट मटीरियल मीडियम के अंदर, किस पे डिपेंड करते हुए? उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करते हुए। ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है। अब आगे हम मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं वेव फ्रंट्स के बारे में कि वेव फ्रंट्स क्या होता है। तो आप इमेजिन करो कि आपके पास एक स्टोन है, एक पत्थर है आपके पास छोटा, और उसको आपने एक वाटर सरफेस है कहीं पे, उसके अंदर आपने फेंका। तो आपको क्या दिखेगा कि आपको ना डिफरेंट जो है उसके जहाँ पे आपने पत्थर फेंका है उसका इम्पैक्ट के अराउंड में, जहाँ पे उसका इम्पैक्ट हुआ है वाटर सरफेस पे, उसके अराउंड में आपको डिस्टर्बेंसेस नज़र आएँगे। ठीक है? तो अभी हम वो डिस्टर्बेंस समझने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा-सा डिटेल में। तो अगर आपका जो पॉइंट जहाँ पे उस सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? टाइम के साथ ऑसिलेट कर रहे हैं। जहाँ पे आपने पत्थर फेंका है उसके अराउंड में जो हमारे पॉइंट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? टाइम के साथ ऑसिलेट कर रहे हैं। तो किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप उसकी फ़ोटो लोगे जहाँ पे आपने पत्थर फेंका है उस वाटर सरफेस की, तो आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। क्या दिख रहा है आपको यहाँ से कि जहाँ पे पत्थर फेंका है वो एज़ अ सोर्स बिहेव कर रहा है और उसके चारों तरफ में सर्कल्स आपको नज़र आएँगे। ठीक है? वो सर्कल्स क्या है? वो जो वाटर है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे वो ऑसिलेट कर रहा है टाइम के साथ ऐसे-ऐसे। उससे क्या बन रहा है? वो सर्कल्स बन रहे हैं उससे। ठीक है? अब यहाँ पे ये जो सर्कल्स है जो ऑसिलेट कर रहे हैं टाइम के साथ, यहाँ पे एक और पॉइंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये कि सभी पॉइंट्स एक पर्टिकुलर सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सब एक ही फेज़ में ऑसिलेट कर रहे हैं टाइम के साथ। वैसे ही अगर आप दूसरा सर्कल कंसीडर करोगे तो उस वाले दूसरे वाले सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स हैं, वो भी टाइम के साथ सेम फेज़ में ऑसिलेट कर रहे हैं। इससे क्या हुआ कि जो फर्स्ट वाला जो सर्कल है और जो सेकंड वाला सर्कल है, उन दोनों के बीच सेम गैप है चारों तरफ। ठीक है? इससे हमको क्या पता चलता है कि दूसरे वाले सर्कल के भी सभी पॉइंट्स टाइम के साथ ऑसिलेट कर रहे हैं और वो सभी एक ही फेज़ में हैं। जैसे जो फर्स्ट वाला सर्कल है उसके सारे पॉइंट्स एक ही फेज़ में है। अगर ऐसा होता कि जो फर्स्ट वाला सर्कल है उसका एक पॉइंट जो है वो फेज़ में ना होता सभी पॉइंट्स के साथ, ठीक है? तो ये वाला जो गैप है वो हमारा सेम नहीं रहता। यानी कि कांस्टेंट फेज़ डिफरेंस नहीं रहता फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल के बीच। ठीक है? तो यानी कि क्या है, फेज़ डिफरेंस जो है वो सेम फेज़ डिफरेंस है। फर्स्ट और सेकंड सर्कल के बीच। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये जो पूरा लोकस हमारा बनता है, जितने भी फेज़ पॉइंट्स होते हैं एक सर्कल पे, वो पूरा जो लोकस है वो एक साथ मिलके क्या बनाता है? वेव फ्रंट बनाता है। तो जितने भी पॉइंट्स का लोकस है जो एक साथ, एक टाइम पे, एक ही फेज़ में ऑसिलेट कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे वेव फ्रंट। ठीक है? वेव फ्रंट समझ में आया? अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो वेव फ्रंट्स होते हैं वो सोर्स से आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ मूव करते हैं और एक ही स्पीड के साथ मूव करेंगे। सोर्स से आउटवर्ड डायरेक्शन में एक ही स्पीड में सभी वेव फ्रंट्स एक साथ मूव करते हैं। इसी वाली स्पीड को, जो वेव फ्रंट की जो स्पीड है आउटसाइड मूव करने की, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे स्पीड ऑफ वेव। ठीक है, वही हमारी स्पीड ऑफ वेव को डिटरमिन करती है। ओके, तो ये हमारा था बेसिक्स ऑफ वेव फ्रंट्स का। अब हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट स्लाइड है, उसमें हम थोड़ा वेव फ्रंट्स को और अच्छे से उसके टाइप्स के बारे में समझेंगे। तो जो अगर मैं मान रही हूँ कि मेरे पास एक पॉइंट सोर्स है, जिससे क्या हो रही है? वेव्स एमिट हो रही है सभी डायरेक्शंस के अंदर।
ठीक है। तो जो लोकस ऑफ पॉइंट्स है जिनका जो एम्पलीट्यूड है और वाइब्रेशन जो है वो सेम है, जैसे कि जो फर्स्ट सर्कल है उस पे जितने भी पॉइंट्स है सबका सब सेम फेज में है ना, सबका एम्पलीट्यूड सेम है। वैसे ही जितने जो भी पॉइंट्स मेरे सेकंड वाले सर्कल पे है वो सब सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं और उनका जो एम्पलीट्यूड और फेज है वो सब सेम है। ठीक है, तो ऐसे कर करके वो सोर्स से बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्फीयर्स बन रहे हैं हमारे पॉइंट्स को मिलाकर के जो स्फीयर्स बन रहे हैं, ठीक है, पॉइंट सोर्स से जब बाहर की तरफ मूव करेंगे वेव फ्रंट्स, तो वो जो होगा वो स्फीयर्स की फॉर्म में मूव करेंगे, क्योंकि जो पॉइंट है उसको आप इमेजिन करो वो भी एक स्फीयर है, बहुत छोटा टाइनी स्फीयर है। तो उससे जो वेव फ्रंट्स निकलेंगे वो भी मेरे स्फीयर्स की फॉर्म में बाहर की तरफ मूव करेंगे। तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो मेरा जो एक टाइप ऑफ वेव फ्रंट है वो हुआ स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, क्योंकि उससे क्या निकल रहे हैं, स्फीयर्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये मेरा हुआ स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। अब हम दूसरे वाले वेव फ्रंट्स देखते हैं। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के अंदर ही दो टाइप होते हैं हमारे पास। फर्स्ट है मेरा डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट में क्या होता है कि आपके पास कोई एक पॉइंट सोर्स है जो यहाँ पे ओ पे रखा हुआ है, उससे जब स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बाहर की तरफ मूव करते हैं इन आउटवर्ड डायरेक्शन विद अ पर्टिकुलर स्पीड, ठीक है, जब वो एक स्पीड से डिफरेंट लोकस जो होते हैं, यानी कि जो ये डिफरेंट वेव फ्रंट्स है स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, जब वो पॉइंट सोर्स से बाहर की तरफ, बाहर की ओर डायरेक्शन में मूव करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है हमारा, वो है कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। तो कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के केस में क्या होता है कि जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स है, जो डिफरेंट डिफरेंट स्फीयर्स की फॉर्म में मेरे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स है, वो सोर्स की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, आउटवर्ड से इनवर्ड डायरेक्शन में वो जाएंगे। तो जब स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आउटवर्ड से इनवर्ड यानी कि सोर्स की तरफ मूव करते हैं, उसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हमको समझना है कि प्लेन वेव फ्रंट्स क्या होते हैं। तो आप इमेजिन करो कि आपके पास स्फेरिकल ही वेव फ्रंट है, क्योंकि पॉइंट सोर्स से ही लाइट्स बाहर निकलती है, तो हम जनरली कंसीडर करते हैं कि हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट है। अब आपको इमेजिन करना है कि वो जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, यानी कि यहाँ पे ये वाला जो ऊपर वाला डायग्राम है, अगर आप इसमें देखें कि जो पास वाला स्फीयर है वो आपको प्रॉपर ज़्यादा कर्व वाला दिखेगा। ऐसे ही जो उससे थोड़ा दूर वाला है उसमें हल्का सा कर्व कम हो जाता है। वैसे ही आप उससे ज़्यादा वाला लोगे तो उसमें और हल्का कर्व कम हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे जाओगे सोर्स से और आपके पास एक बहुत बड़ा स्फेरिकल वेव फ्रंट है, उसका आपने बहुत सा टाइनी पार्ट, एक बहुत छोटा-सा पार्ट आपको कंसीडर करना है। यहाँ पे अगर आप यही वाला इतना पार्ट अगर आप कंसीडर कर लो, तो ये आपको स्ट्रेट दिखाई देगा, ये आपको स्फीयर नहीं दिखाई देगा, उसमें कोई कर्व नहीं होगा। ऐसे-ऐसे जाएगा, ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा और फिर वो बहुत ज़्यादा वाली जो डिस्टेंस होती है उस पे वो स्ट्रेट आपको दिखाई देगा। तो वो जो बहुत डिस्टेंट एक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे जब आपको स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है वो प्लेन दिखाई देने लग जाए, उसको हम बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, स्फेयर का एक छोटा-सा पोर्शन जो जिसको हम कंसीडर करेंगे जो एज़ अ प्लेन हमको दिखाई देगा, उसको हम बोलेंगे प्लेन वेव फ्रंट। और प्लेन वेव फ्रंट से जो जो दूसरे वाला जब हम वेव फ्रंट बनाएँगे, यानी कि एक ये हो गया यहाँ से वेव्स निकल रही है, वैसे ही जो दूसरा पार्ट आएगा उसका जिससे वेव्स बाहर निकलेगी वो भी मेरा प्लेन वेव फ्रंट ही होगा। जैसे यहाँ पे सारे के सारे स्फीयर्स बन रहे हैं, ऐसे वहाँ पे सारे के सारे क्या बनेंगे, प्लेन्स बनेंगे, स्ट्रेट प्लेन्स। ठीक है, तो ये मेरा हुआ क्या, प्लेन वेव फ्रंट। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि हाइगन्स प्रिंसिपल क्या कहता है। कि हाइगन्स ने कुछ वेव फ्रंट्स के बारे में कुछ अजम्पशंस बनाई थी और उसी के बेस पे हमने कैलकुलेशंस और मैथमेटिकल डेरिवेशंस किए हैं। तो हम देखते हैं कि हाइगन्स ने वेव फ्रंट्स के बारे में क्या बोला था। तो हाइगन्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास एक वेव फ्रंट होता है, वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट है, एक पर्टिकुलर पॉइंट, हर एक पॉइंट जो होता है वेव फ्रंट पे, वो एज अ सेकेंडरी डिस्टरबेंस के लिए सोर्स का काम करता है। यानी कि उसी पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट्स जो है वो एमिट हो रही होगी। ठीक है, यानी कि अगर आप समझ रहे हो कि ये वाला जो सर्कल है, फर्स्ट वाला जो मेरा ब्लैक वाला सर्कल है, उस पे जितने भी टाइनी टाइनी पॉइंट्स है वो क्या कर रहे हैं,
उससे सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट हो रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये वाला जो ब्लू वाला पॉइंट है उससे एक सेकेंडरी वेवलेट एमिट हुई, ऐसे ही पॉइंट ए जो है ये वाला, यहाँ से फिर से एक सेकेंडरी वेवलेट या सेकेंडरी डिस्टर्बेंस हम बोल सकते हैं, वो हमारा क्या हुआ, एमिट हुआ। ठीक है, वैसे ही इस वाले पॉइंट से। सो यही 3 पॉइंट नहीं, जितने भी पॉइंट्स इस वेव फ्रंट पे है सभी एज अ सेकेंडरी वेवलेट जो है वो काम कर रहे होंगे, सेकेंडरी डिस्टरबेंस के लिए सोर्स का काम कर रहे होंगे। ठीक है, और अगर आप क्या करते हो, अगर आप एक टेंजेंट जो है वो ड्रॉ करते हो इन सभी में, ये जो हमारे सेकेंडरी डिस्टरबेंसेस है, सेकेंडरी वेवलेट्स जो एमिट हुई है, उन पे अगर आप एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो आपको नेक्स्ट वेव फ्रंट मिल जाएगा। ठीक है, ये किसने बोला था, ये बोला था हाइगन्स प्रिंसिपल ने। उसके बाद तो ये जो वेवलेट्स है, जो यूजुअली जो है उनको हम सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं, यानी कि ये वाली जो है फर्स्ट जो हमारा वेव फ्रंट है उससे जो सेकेंडरी उसके जो पॉइंट्स है वहां से जो हमारे डिस्टरबेंसेस निकले हैं उनको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स बोलेंगे। और अगर आप एक कॉमन टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करोगे तो क्या मिलेगा हमको, सेकेंडरी जो सेकंड वाला वेव फ्रंट होगा उसकी पोजीशन आपको मिल जाएगी। जैसे क्या मिली, G1 A प्राइम G2। ठीक है, तो फर्स्ट वेव फ्रंट से सेकंड वेव फ्रंट मिल गया हमको, कैसे, फर्स्ट वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स थे वहां से सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट होगी और वो हमको एक नए वेव फ्रंट की पोजीशन दे देगी। वैसे ही अगर हम, ये हमने स्फेरिकल वेव फ्रंट्स की बात करी, अगर हम बात करते हैं प्लेन वेव फ्रंट्स की, तो उसमें भी ऐसा ही होता है कि एक जो है सिंपल प्लेन आपके पास है, उस सिंपल प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स है वो सेकेंडरी वेवलेट्स क्रिएट करेंगे, एमिट करेंगे स्पेसिफिकली। और वो जो ये जो ब्लू वाले यहाँ पे डायग्राम में दिखाए गए हैं वो क्या है, वो सेकेंडरी वेवलेट्स है। जो फर्स्ट वाला जो मेरा ये प्लेन है, ब्लैक लाइन, जो प्लेन ब्लैक लाइन है, उससे आपको सेकेंडरी वेवलेट्स मिलेंगे। और उन सेकेंडरी वेवलेट्स से आप एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करके क्या निकाल सकते हैं, उस एक दूसरा वेव फ्रंट की पोजीशन आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से सेकंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट वेव फ्रंट की फॉर्म में एक जो वेव है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या करती है, प्रोपेगेट करती है विद द हेल्प ऑफ वेव फ्रंट्स। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कोहेरेंट सोर्सेज को समझना। तो कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, सपोज आपके पास दो सोर्स है, S1 और S2। सोर्स से मेरा क्या मतलब है, आपके पास दो ऐसी चीजें हैं जहां से लाइट जो है वो एमिट हो रही है। ठीक है, तो हम उनको कोहेरेंट सोर्सेज कब बोलेंगे, हम उनको कोहेरेंट सोर्सेज तब बोलेंगे जब वहां से, जैसे S1 और S2 है, इन दोनों से जो लाइट्स एमिट हो रही है वो दोनों वो सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट्स है और सेम वेवलेंथ की लाइट है। अगर सेम फ्रीक्वेंसी की होगी तो सेम वेवलेंथ की भी होगी। ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी उनकी होनी चाहिए। और दूसरा जो पॉइंट है कि उनके बीच में फेज डिफरेंस या तो जीरो होना चाहिए या फिर हर एक इंस्टेंट पे, हर एक मोमेंट ऑफ टाइम पे जो फेज डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, या तो फेज डिफरेंस जीरो होगा या तो फेज डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। किससे, जो S1 और S2 से जो लाइट्स एमिट हो रही है उनसे। ठीक है, अगर ये कंडीशन मेरी फुलफिल होती है कि फ्रीक्वेंसी सेम है और फेज डिफरेंस जीरो है या कांस्टेंट है, तो हम दो लाइट सोर्सेज को क्या बोलेंगे, कोहेरेंट सोर्सेज बोलेंगे। ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेज क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, आपके पास फॉर एग्जांपल दो या दो से ज्यादा सोर्सेज है। ठीक है, और उन वो जो दो सोर्सेज है, कंडीशन मस्ट है कि वो दोनों सोर्सेज क्या होनी चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेज होनी चाहिए। यानी कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, जो आपके पास लाइट वेव्स एमिट हो रही है उनकी फ्रीक्वेंसी जो है सबकी सेम है। अगर वो दो है या दो से ज्यादा है, मल्टीपल सोर्सेज भी हो सकते हैं, तो वो क्या होना चाहिए, उनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। और उनका जो फेज डिफरेंस है उनके बीच, या तो वो जीरो हो या तो वो हर एक पॉइंट पे क्या हो, कांस्टेंट हो। हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कांस्टेंट फेज डिफरेंस उन लाइट वेव्स के बीच होना चाहिए। जब इस तरह की लाइट वेव्स जो है वो सुपर इम्पोज करेगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी, और हम उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न, वो सुपर इम्पोजिशन वाला एक पैटर्न जो है एक पर्टिकुलर स्क्रीन पे देखेंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये जो पूरा फिनोमेना होता है सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू वेव्स, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है,
इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए अगर हम मैथमेटिकली कुछ इक्वेशंस लिखना चाहें तो क्या होगा कि अगर हमारे पास A1 और A2 जो है टू लाइट वेव्स जिसका सुपर इम्पोजिशन हुआ है, उसका एम्पलीट्यूड जो है फर्स्ट वेव का A1 है और सेकंड वेव का A2 है, और उन दोनों के बीच एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस है जो कि फाई है। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो हमको स्क्रीन पे पैटर्न दिखेगा, जो एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा सुपर इम्पोजिशन के बाद, उसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, और जो मेरा फेज डिफरेंस था कोस फाई। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि जब वो सुपर इम्पोज करेगी तो एक पॉइंट पे जहाँ पे हमको ब्राइट या बिल्कुल जहाँ पे लाइट ही नहीं दिखेगी, उसका भी अगर हमको देखना चाहिए कि हम इंटेंसिटी हमारी कैसे फाइंड होती है, तो अगर फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I1 है और दूसरी वेव की इंटेंसिटी I2 है, तो जो टोटल जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमको मिलेगी सुपर इम्पोजिशन के बाद, वो उसका फॉर्मूला हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कोस फाई। ठीक है, ये हमारी इंटेंसिटी की और एम्पलीट्यूड की बात हो गई। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं और देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बात करता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? जब दो लाइट वेव्स, ठीक है, जिनका इंटरफेरेंस हो रहा है, इंटरफेरेंस होने के लिए कंडीशन मस्ट है कि कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। ठीक है, आपके पास कोहेरेंट सोर्सेज है, सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट हो रही है और वो सुपर इम्पोज कर रही है। उस टाइम पे अगर फेज डिफरेंस जो है दो वेव्स के बीच वो 0 है या वो 2n पाई है, n की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हो, यानी कि वो 2 पाई का मल्टीपल है। ठीक है, तो या तो फेज डिफरेंस ये हो या तो पाथ डिफरेंस जो है दोनों के बीच में डेल्टा जो है वो पाथ डिफरेंस डिस्क्राइब करता है, वो 0 या n लैम्डा हो। ठीक है, n फिर से वही इंटीजर होगा हमारा 1 2 3। अगर फेज डिफरेंस ये है या पाथ डिफरेंस ये है, तो जो दो लाइट वेव्स है वो सुपर इम्पोजिशन के बाद हमको क्या देगी? ब्राइट स्पॉट देगी, जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, उसके लिए कंडीशन आपको याद रखनी है, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस की। अब इस केस में जो आपका एम्पलीट्यूड होगा वो दोनों का सम हो जाएगा A1 प्लस A2, और जो इंटेंसिटी होगी वो उसका ये वाला फॉर्मूला होगा, क्योंकि यहाँ पे होता था कोस फाई और फाई जो है वो 0 हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास। और क्योंकि हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि जो मेरा एम्पलीट्यूड है और जो मेरी इंटेंसिटी है वो दोनों क्या है? मैक्सिमम वैल्यू वो दे रहे हैं हमको। ठीक है, ओके, तो इस तरह का जो इंटरफेरेंस फिनोमेना होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि हमारे पास दो लाइट वेव थी, ठीक है, जिनका क्या था? फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ सेम है। अब वो जब सुपर इम्पोज करेगी तो हमको जो हमारा रिजल्टेंट वेव जो यहाँ पे दिख रही है, उसका एम्पलीट्यूड आप देख सकते हो कि जो हमारी ये वाली वेव्स थी जिससे सुपर इम्पोजिशन हुआ था, उससे ज्यादा है। तो यानी कि क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। जो मेरा एम्पलीट्यूड है वो क्या है? बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया, A1 प्लस A2 हो गया। तो ये क्या हुआ? आप डायग्राम से भी ऐसे देख के बता सकते हो कि ये क्या है? ये मेरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यानी कि जब हमको स्क्रीन पे बहुत कम इंटेंसिटी या जीरो इंटेंसिटी नजर आएगी, जीरो ब्राइटनेस या बहुत कम ब्राइटनेस आपको नजर आएगी, तो हम उसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसके लिए अगर मेरी जो मैथमेटिकल कंडीशन है वो क्या है कि स्पेस में किसी पॉइंट पे अगर फेज डिफरेंस जो है दो वेव्स का वो है 2n-1 मल्टीप्लाई पाई, ठीक है, यानी कि 2n-1 पाई, अगर पाई का 2n-1 को लेके मेरा क्या है? मल्टीपल है, या पाथ डिफरेंस जो है लैम्डा वो क्या है? 2n-1 लैम्डा बाय 2 है। ठीक है, या तो फेज डिफरेंस ये हो या तो पाथ डिफरेंस ये हो, दो लाइट वेव्स के बीच का। तो उसको उस टाइम पे जो दो लाइट वेव्स जो सुपर इम्पोज कर रही है ओवरलैप करके आपको क्या देगी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगी। ठीक है, तो यानी कि इस वाले पर्टिकुलर केस में जो आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो डिक्रीज कर जाएगा A1 माइनस A2। वो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है? इंटेंसिटी 0 हो जाती है। I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2 इज मिनिमम इंटेंसिटी होगी, जो क्या देगी हमको? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगी। तो जैसा आप डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो हमारा एक वेव जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, एक वेव जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो यानी कि इस तरह की वेव्स में क्या हो जाएगा?
जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज कर जाएगा, एक में से दूसरे वाले एम्पलीट्यूड को माइनस करना पड़ेगा और इवेंचुअली वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके हमको मिनिमम इंटेंसिटी देंगे, मिनिमम ब्राइटनेस देंगे। इस केस को हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। ये था हमारा वेव ऑप्टिक्स का जो थ्योरी है उसका पार्ट 1। अब हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम वेव ऑप्टिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो इस लेक्चर में हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और ये हमारे वेव ऑप्टिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं उनका पार्ट 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डिस्क्लेमर है और जो इंडेक्स है हमारे लेक्चर का वो हमारे कुछ नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे जो जेई मीन्स के ही मोस्टली प्रीवियस ईयर्स होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनको समझना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द वेव फ्रंट ऑफ अ डिस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट इज ऑफ शेप। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास वेव फ्रंट क्या होगा किसी एक डिस्टेंट सोर्स का, यानी कि कोई एक सोर्स ऑफ लाइट है जिससे लाइट वेव्स जो है वो एमिट हो रही है, वो एक डिस्टेंट सोर्स है, यानी कि एक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रखा हुआ है, उससे जो वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं वो किस शेप के होंगे, ये पूछा गया है। स्फेरिकल होंगे, सिलेंड्रिकल होंगे, इलिप्टिकल होंगे या प्लेन वेव फ्रंट्स होंगे। तो ये जो चीज़ है ये अभी हमने जस्ट वेव ऑप्टिक्स का जो थ्योरी का पार्ट 1 डिस्कस किया है उसमें हमने डिस्कस किया है कि क्या वेव फ्रंट होगा। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा याद करके कि हमने क्या डिस्कस किया था। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि प्लेन वेव फ्रंट्स। कैसे होंगे प्लेन वेव फ्रंट्स वो समझते हैं। तो क्या होता है कि जैसे अगर आप एक सोर्स कंसीडर करो कि आपके पास एक लाइट सोर्स है जिससे लाइट वेव्स जो है वो एमिट हो रही है, तो जनरली क्या होता है कि आपके पास होता है एक पॉइंट सोर्स, यानी कि पॉइंट सोर्स से जब वेव फ्रंट्स निकलते हैं तो वो स्फेयर्स की फॉर्म में होते हैं, ऐसे स्फेरिकली वो सोर्स से आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे स्फेरिकली निकल रहे होते हैं। ठीक है, अब आपको कंसिडर करना है एक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस वाला सोर्स, यानी कि ऐसा होगा कि यहाँ पे कोई रखा है एक सोर्स और उससे कैसे क्या निकल रहा है, उससे वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं जो स्फेरिकल स्फेयर्स फॉर्म में है। तो जैसे-जैसे जो डिस्टेंस है उसकी सोर्स की और ऑब्जर्वर की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि उससे निकलने वाला जो वेव फ्रंट है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है और वो बहुत बड़ा है। तो आप बहुत बड़े स्फेरिकल वेव फ्रंट्स में से एक स्मॉल पार्ट जो है उसको कंसिडर करो। उसका जो एक स्मॉल पार्ट होगा वो आपको एज़ अ प्लेन नज़र आएगा। ठीक है? अब क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रखा है तो स्फीयर का जो बहुत टाइनी पार्ट होगा वो आपको प्लेन वेव फ्रंट की तरह दिखेगा। इसीलिए हम इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्लेन वेव फ्रंट। तो यानी कि अगर आपके पास एक सोर्स है जिससे लाइट जो है वो एमिट हो रही है और वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रखा है, तो उसका जो स्फीयर का स्मॉल पार्ट होता है वो एज़ अ प्लेन वेव फ्रंट बिहेव करता है। तो हमको वो एज़ अ प्लेन वेव फ्रंट नज़र आएगा। ठीक है? आप ये यहाँ पे डायग्राम पे भी देख सकते हैं कि उसका हमने ये वाला जो पार्ट है हमारा ये है स्फीयर का एक छोटा-सा पार्ट, ठीक है? जिससे हमको क्या मिल रहा है? प्लेन वेव फ्रंट्स मिल रहे हैं और उससे जो रेज़ है वो इस तरह इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या गिवन है? इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 कोहेरेंट सोर्सेस आर प्लेस्ड। ठीक है, सबसे पहले कंडीशन दी गई है, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है और वहाँ पे 2 कोहेरेंट सोर्सेस है, यानी कि इंटरफेरेंस हो रहा है अगर कोहेरेंट सोर्सेस है तो। तो जो 2 सोर्सेस है वो प्लेस्ड है 0.9 मिलीमीटर अपार्ट। ठीक है, जो S1 और S2 है 2 सोर्सेस, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.9 मिलीमीटर गिवन है एंड द फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व 1 मीटर अवे। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे सोर्सेज रखे हुए हैं तो इतनी जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, यहाँ पे स्क्रीन रखी हुई है और ये वाली जो डिस्टेंस है ये मेरी 1 मिलीमीटर गिवन है, जिसको हम जनरली कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अगर आप इसका डेरिवेशन देखना चाहिए कहाँ पे, एनसीईआरटी में आपको इजीली मिल जाएगा वेव ऑप्टिक्स के चैप्टर में। तो ये जो 1 मिलीमीटर है उसके बाद 1 मीटर अवे, सॉरी, ये वाली जो डिस्टेंस है जहाँ पे स्क्रीन रखी हुई है वो 1 मिलीमीटर नहीं, वो 1 मीटर है। उसके बाद इफ इट प्रोड्यूसेस द सेकंड डार्क फ्रिंज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज, यानी कि सेंट्रल फ्रिंज से जो हमारी सेकंड डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर गिवन है। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज्ड,
मोनोक्रोमैटिक लाइट जो इसमें यूज हुई है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी वो हमको बताना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें आपको यूज करना है फॉर्मूला किसका, डार्क फ्रिंज की बात हुई है तो डार्क फ्रिंज का जो फॉर्मूला होता है पाथ डिफरेंस वाला, वो आपको यूज करना है कि डार्क फ्रिंज किस नंबर पे बनती है, उसका एक फॉर्मूला, पोजीशन का आपको एक फॉर्मूला होता है जो हमने थ्योरी में भी डिस्कस किया था। तो वो फॉर्मूला आपको डायरेक्टली यूज करना है, उससे आपको वेवलेंथ ऑफ लाइट मिल जाएगी। तो मैंने आपको हिंट दे दिया है, आप एक बार ट्राई कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन देखना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, 6 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ठीक है, वो कैसे आया, अब हम सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस का, जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक फॉर्मूला दिया होता है। उसके वो जो फॉर्मूला है हमारा nth डार्क फ्रिंज का, वो होता है, उसकी जो पोजीशन होती है वो होता है 2n-1 लैम्डा बाय 2 कैपिटल D बाय स्मॉल d। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ होता है, x जो है वो क्या है, फ्रिंज की पोजीशन होती है, यानी कि सेंट्रल से कितनी ऊपर या कितनी नीचे कौन सी वाली डार्क फ्रिंज की बात हो रही है, तो डार्क फ्रिंज कौन सी पोजीशन पे बन रही है वो x है। उसके बाद जो कैपिटल डी है वो क्या होता है, स्क्रीन के और सोर्स जहाँ पे रखे हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस, जो कि मुझे 1 मीटर गिवन है। ठीक है, और स्मॉल डी क्या होती है, स्मॉल डी होती है दो सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, जो मुझे कितनी गिवन है, 0.9 मिलीमीटर गिवन है। तो अब मुझे क्योंकि क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करनी है वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट। तो मैं अपने फॉर्मूले को अकॉर्डिंगली रीअरेंज करूंगी। तो मैं क्या करूंगी, लैम्डा को मैं दूसरी साइड लेके आ जाऊंगी, और मेरा जो ये है 2 के साथ 2 और डी जो है वो कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में, और 2n-1 और कैपिटल डी जो होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, मेरा डिनोमिनेटर में। तो लैम्डा का जो फॉर्मूला है ये बन गया। अब इसके बाद मेरे पास सारी वैल्यूज गिवन है, तो मैं सारी वैल्यूज को क्या करूंगी, सब्स्टिट्यूट कर दूंगी और मेरे पास लैम्डा आ जाएगा। तो 2 एज इट इज, एक्स जो है वो कितना था, यानी कि फ्रिंज की जो पोजीशन थी वो कितनी थी, 1 मिलीमीटर थी। तो 1 मिलीमीटर कितना होता है, 10⁻³ मीटर। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमने 10⁻³ मीटर रखी। उसके बाद जो स्मॉल डी है, यानी कि सोर्सेज के बीच की डिस्टेंस, जो मुझे गिवन है 0.9 मिलीमीटर। तो 0.9 एज इट इज, और मिलीमीटर को हम क्या लिखेंगे, मीटर में कन्वर्ट करके, जो कि हो जाएगा 10⁻³ मीटर। ओके, उसके बाद 2n-1, 2 एज इट इज, एन जो है वो हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर सेकंड डार्क फ्रिंज की बात कर रहे हैं। तो वहां से हमने 2 लिखा, -1 एज इट इज, और जो कैपिटल डी है वो क्या है, वो है सोर्स और जो मेरी स्क्रीन है उसके बीच की डिस्टेंस, जो कि मुझे गिवन है 1 मीटर। ठीक है, ये 1 मीटर, तो मैंने मल्टीप्लाई 1 किया। सारी वैल्यूज को पुट कराने के बाद आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, जिसकी वैल्यू आएगी मेरे पास 6 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। तो ये जो है मोनोक्रोमैटिक लाइट जो यूज हुई है उसकी वेवलेंथ है ये। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन समझना। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन में, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट्स एक्ट्स एज कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड ए एंड वेवलेंथ लैम्डा। ओके, तो इसमें भी हमको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात की गई है, और दो स्लिट्स जो है वो एज अ कोहेरेंट सोर्स ऑफ वेव्स की तरह बिहेव कर रही है। इसका मतलब है कि उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, और फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है या तो जीरो है। ठीक है, और इक्वल एम्पलीट्यूड भी उन्होंने अलग से बोला है, तो यानी कि जो वेव्स एमिट हो रही है कोहेरेंट सोर्सेज से, उनका एम्पलीट्यूड भी क्या है, ए है। इन अनदर एक्सपेरिमेंट विद द सेम अरेंजमेंट। ओके, तो कोई और एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसमें सेम अरेंजमेंट है, यानी कि सेम दो कोहेरेंट सोर्स है जिनकी वेवलेंथ सेम है लैम्डा, और एम्पलीट्यूड ए है। ठीक है, two slits are made to act as incoherent sources of waves of same amplitude and wavelength. Okay, तो अनदर जो अरेंजमेंट है उसके अंदर सेम कोहेरेंट सोर्सेज नहीं है, उसमें अलग इनकोहेरेंट सोर्सेज है जिनकी वेवलेंथ जो है ऑफ वेव्स ऑफ सम सेम एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ।
तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिसमें दो कोहेरेंट सोर्सेज है, यानी कि जो उनसे लाइट एमिट हो रही है उनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम है और उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है या तो वो जीरो होगा या तो वो कांस्टेंट होगा। अब अनदर अरेंजमेंट की बात हुई है जिसके अंदर दो इनकोहेरेंट सोर्सेज है। ठीक है, इनकोहेरेंट सोर्सेज से याद रखना है आपको कि इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। तो ऑफ सेम वेव्स एंड सेम एम्पलीट्यूड ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ। ठीक है, यानी कि जो पहले वाला अरेंजमेंट था जिसका एम्पलीट्यूड ए था, वेवलेंथ लैम्डा थी, उसी का सेम है, बस इनकोहेरेंट सोर्सेज है। इफ द इंटेंसिटी एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द स्क्रीन इन द फर्स्ट केस इज L1 एंड इन द सेकंड केस इज L2। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो L लिखा है वो I होगा क्योंकि इंटेंसिटी की बात हुई है, तो ये जो है ये हमारी क्या होगी, मिस्टेक होगी, टाइपिंग मिस्टेक। तो L1 नहीं होगा, I1 होगा। एंड इन द सेकंड केस ऑल्सो I2। देन द रेशियो ऑफ I1 एंड I2 इंटेंसिटीज का फर्स्ट केस में और सेकंड केस में क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हमारा जो आंसर है इसमें वो है करेक्ट ऑप्शन बी यानी कि 2। तो अभी इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो होता है, जब दो कोहेरेंट सोर्सेज जो है वो सुपर इम्पोज करते हैं तो हमको जो फॉर्मूला मिलता है इंटेंसिटी का, मैक्सिमम इंटेंसिटी का, वो होता है 4I0 cos स्क्वायर 5/2। ठीक है, अब यहाँ से अब हमने क्या किया है, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए अगर हम बात करें तो हमारा जो इंटेंसिटी आएगा वो आएगा 4I0। ठीक है, अब अगर हम बात करें इनकोहेरेंट सोर्सेज की, इनकोहेरेंट सोर्सेज में जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, सिंपली ऐड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो दूसरे वाला केस है उसमें इनकोहेरेंट सोर्सेज दिए गए हैं, पहले वाले में कोहेरेंट है, तो हमारा पूरा फॉर्मूला यूज होगा वो आई नोट प्लस I0 अगेन 2 अंडर रूट I0 कोस स्क्वायर 5/2। ठीक है, क्योंकि दो सोर्सेज जो है उनकी जो इंटेंसिटी है वो सेम है जो कि I0 ली गई है। तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी थी वो यहाँ पे ये कंसीडर करके हमने आगे सोल्व किया था, 4I0 आया। लेकिन यहाँ पे इनकोहेरेंट सोर्सेज है, तो इनकोहेरेंट सोर्सेज में जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, सिंपली ऐड हो जाएगी। कैसे, I1 प्लस I2 कर देंगे, तो I2 जो है I0 प्लस I0 हो जाएगा, जिससे हमारी जो इंटेंसिटी है वो 2I0 बन जाएगी इन सेकेंड केस। ठीक है, अब हमारे पास I1 की वैल्यू है और हमारे पास I2 की वैल्यू है और हमको क्या फाइंड करना है, I1 अपॉन I2। ठीक है, रेशियो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी का रेशियो हम इस केस में ले लेंगे, I1 डिवाइड बाई I2 जो हो जाएगा 4I0 डिवाइड बाई 2I0 और 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आंसर 2। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन है इसमें गिवन है मिक्सचर ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ वेवलेंथ 590 नैनोमीटर एंड एन अननोन वेवलेंथ। ओके, तो हमारे पास दो वेव्स है जो सुपर इम्पोज कर रही है, ओवरलैप कर रही है। उनमें से एक जो वेवलेंथ, एक लाइट की जो वेवलेंथ है वो 590 नैनोमीटर गिवन है और एक जो है वो अननोन है, उसका हमको नहीं पता। इल्यूमिनेटिंग the Young's double slit and gives rise to two overlapping interference patterns on the screen। ओके, तो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है स्क्रीन पे। सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ बोथ लाइट्स कोइंसाइड। ओके, सेंट्रल मैक्सिमम जो होता है वो दोनों का एक ही पोजीशन पे है। उसके बाद इट इज ऑब्जर्व दैट थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑफ नोन लाइट कोइंसाइड्स विद द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज ऑफ द अननोन लाइट। ठीक है, जो मेरे पास नोन लाइट थी उससे जो फ्रिंज बनी, उससे फ्रिंजेस कैसे बनेगी, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, सेकंड डार्क फ्रिंज। तो ऐसे करके जो थर्ड फ्रिंज बनी वो फोर्थ, जो दूसरे वाला अननोन लाइट थी उसकी जो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज बनी उसके साथ उसने क्या किया, ओवरलैप किया। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, वेवलेंथ बतानी है जो अननोन लाइट थी उसकी। ओके, तो आप कैसे इसको अप्रोच करोगे प्रॉब्लम को। देखो, क्वेश्चन के अंदर ना एक इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत हाईलाइट फॉर्म में दी गई है। वो क्या है कि जो थर्ड ब्राइट फ्रिंज है वो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज के साथ क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, तो यानी कि आप ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एक केस में आप थर्ड लिखोगे, थर्ड वाली ब्राइट फ्रिंज का लिखोगे और दूसरे केस में आप फोर्थ वाली ब्राइट फ्रिंज का लिखोगे। और क्योंकि दोनों ओवरलैप कर रहे हैं यानी कि दोनों की क्या सेम है, पोजीशन सेम हुई, तो उस पोजीशन वाला जो फॉर्मूला होगा उसको आप क्या कर दोगे, इक्वल रख दोगे, तो आपका वहां से एक एक्सप्रेशन मिलेगा जिससे आप वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको हिंट दे दिया आपको कैसे क्वेश्चन करना है। आप एक बार इसको वीडियो पॉज करके यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं।
तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 442.5 नैनोमीटर। अब देखते हैं स्टेप्स सॉल्यूशन के क्या होंगे। तो जो हमारा पोजीशन होता है nth ब्राइट फ्रिंज का, जो सेंट्रल मैक्सिमा से हम लेते हैं, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में क्या, n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ठीक है, पोजीशन का जो हमारी जो ब्राइट फ्रिंज उस पे बन रही है ना स्क्रीन पे, उसकी जो पोजीशन है वो xn है। ठीक है, एन जो है वो नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज है, जैसे यहाँ पे थर्ड या फोर्थ की बात हुई है। लैम्डा हमारी वेवलेंथ है, कैपिटल डी जो है वो सोर्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है, और स्मॉल डी सोर्सेज के बीच की डिस्टेंस है। और यहाँ पे सोर्सेज क्या है, एक नोन लाइट है और एक अननोन लाइट का सोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ये सारी चीजें अभी हमको बताई गई है, डी डिस्टेंस है और डी जो है वो हमारी स्मॉल डी जो है स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है, ये सारी चीजें। उसके बाद प्रॉब्लम जो है वो हमको क्या बता रही है कि एक नोन लाइट है और एक अननोन लाइट है। तो अब हम उन दोनों केसेस को अलग अलग डील करेंगे। यहाँ पे सपोज करो कि जो लैम्डा 1 है वो नोन लाइट की वेवलेंथ है, और जो अननोन लाइट की वेवलेंथ है उसको हमने लैम्डा 2 कंसीडर किया। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम देखते हैं कि फ्रिंजेस जो है वो कोइंसाइड कर रही है, यानी कि जो x3 होगा, जो नोन वाली का जो थर्ड फ्रिंज की जो पोजीशन है वो कोइंसाइड कर रही है किसके साथ, अननोन वाली की जो फोर्थ फ्रिंज की पोजीशन है उसके साथ। ठीक है, तो यानी कि हमने इन दोनों पोजीशंस को इक्वलाइज कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो फॉर्मूला था हमारा 3, इसके अंदर ये, क्योंकि यहाँ पे हमने x को इक्वलाइज किया तो इसके इक्वल वाला जो फॉर्मूला था उसको हम इक्वल रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो n की वैल्यू इस केस में क्या होगी, 3 होगी, 3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अच्छा, दो डिफरेंट लाइट सोर्सेज है, तो यानी कि लैम्डा जो है उनकी वो डिफरेंट है, एक गिवन है और एक हमको बतानी है। ठीक है, और क्योंकि सेम ही एक्सपेरिमेंट के अंदर सारी चीजें हो रही है तो कैपिटल D और जो स्मॉल d है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, सिर्फ लाइट सोर्सेज डिफरेंट है ना। तो कैपिटल D अपॉन स्मॉल d एज इट इज रखा। उसके बाद नेक्स्ट वाले स्टेप में कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल डी से स्मॉल डी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 3 लैम्डा 1 इक्वल्स टू 4 लैम्डा 2। वहां से आपको क्या फाइंड करना है, लैम्डा 2 फाइंड करना है, जो कि क्या है, अननोन लाइट की वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ से आप लैम्डा 2 को एक साइड रखोगे, ये हो जाएगा 3 लैम्डा 1 डिवाइड बाई 4। उसके बाद 3/4 एज इट इज और मल्टीप्लाई कर देंगे जो लैम्डा 1 है, यानी कि जो गिवन वेवलेंथ है जो कितनी है, 590 नैनोमीटर। ठीक है, तो 590 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब वो नैनोमीटर में है तो जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, नैनोमीटर में ही मिलेगा, 442.5 नैनोमीटर। इसको आप सोल्व कर सकते हैं इजीली और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यानी कि अननोन वेवलेंथ जो है वो कितनी आई है, 442.5 नैनोमीटर। ओके, तो ये हमारा था फोर्थ क्वेश्चन। अब हम इस लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, टू कोहेरेंट पॉइंट सोर्सेज S1 एंड S2 जो है वो गिवन है, जैसा डायग्राम में दिखाया गया है। ये हमारा S1 है और ये हमारा S2 है। ठीक है, दो पॉइंट सोर्सेज हैं, इन ये दोनों कैसे वाले हैं, कोहेरेंट पॉइंट सोर्सेज है, यानी कि इन दोनों से जो वेवलेट्स निकलेगी उनके बीच में या तो फेज डिफरेंस 0 होगा या तो क्या होगा, एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, d है। द फ्रिंजेस obtained ऑन द स्क्रीन विल बी, यानी कि जो स्क्रीन पे फ्रिंजेस मिलेगी उसका शेप क्या होगा वो हमको बताना है। पैराबोला होगा कि स्ट्रेट लाइंस होगा कि सेमी सर्कल में होगा कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे। ओके, ठीक है, तो आपको इमेजिन करना है कि यहाँ से कुछ लाइट वेव्स एमिट होगी, और क्योंकि स्क्रीन इस साइड रखी है तो हमको देखना है कि जैसे लाइट वेव्स जो है S1 से जाएगी यहाँ पे, ऐसे ही S2 से जाएगी यहाँ पे, तो वो किस तरह का वेव फ्रंट्स जो है वो क्रिएट करेगी। ये इमेजिनेशन का क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, और ये जेईई में 2013 में आया था और ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, तो अभी हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो चलिए देखते हैं कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में वेव फ्रंट्स कैसे बनेंगे यहाँ पे। तो क्या होगा कि जो केस है हमारा उसमें जो पार्ट डिफरेंस होगा हर एक केस के लिए, हर एक पॉइंट के लिए स्क्रीन पे वो क्या होगा, वो सेम होगा और वो सर्कल्स की फॉर्म में होगा। यानी कि जैसे यहाँ पे S1 और S2 है, जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो हमारा S1 है
इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो हमारी स्क्रीन पे बनेगी वो क्या होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होगी। कैसे, वो आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। यहाँ से S1 से एक लाइट वेव जाएगी और S2 से एक लाइट वेव जाएगी और वो दोनों यहाँ पे एक पॉइंट पे मीट करेगी, ठीक है। वैसे ही आप कंसिडर करो कि यहाँ से S1 से और S2 से फिर दूसरी लाइट निकलेगी और वो इसी ऊपर वाले ही सर्कल के किसी और पॉइंट पे जाके कोइंसाइड करेगी, ठीक है। तो यानी कि ये जो वेव्स एमिट हो रही है वो एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस के साथ डिफरेंट पॉइंट्स पे मीट कर रही है, ठीक है। और वो जो सारे पॉइंट्स है जिन पे वो मीट कर रही है वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस में है। तो जब कोई कांस्टेंट फेज डिफरेंस के सारे पॉइंट्स को हम एक साथ मिला देंगे, जिसको हम लोकस बोलेंगे पॉइंट्स का, उससे हमको क्या मिलता है, उससे हमको मिलता है एक वेव फ्रंट्स, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऐसा होता कि एक पॉइंट यहाँ पे आया है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आया है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे आया है, तो ये एक प्लेन वेव फ्रंट देता, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स किसमें है, एक सेम फेज डिफरेंस के साथ है। अभी यहाँ पे जो हमको पॉइंट्स मिल रहे हैं, जो लोकस ऑफ पॉइंट्स मिल रहा है, वो इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिल रहा है, ठीक है। यानी कि दो, एक पॉइंट हमको यहाँ पे मिला है, फिर यहाँ पे मिला है, तो ये जो सारे पॉइंट्स है वो कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस में है। कौन से वाले पॉइंट्स, जो इन सर्कल्स पे सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या बनाएंगे, स्क्रीन पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये था इसका करेक्ट आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस किया है वेव ऑप्टिक्स के।